ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहां हमारी फीमेल लीड शू एक बंदे के साथ फुल रोमांस कर रही थी और जैसे उसका काम खत्म हो जाता है वो उसके शर्ट के अंदर बहुत सारे पैसे डाल वहां से चली जाती है और अब वो अपने फियांसे के पास आती है जो कि उसे सुना रहा था। जो देख उसे कल का इंसिडेंट्स याद आ जाता है जहां उसने देखा था उसका फियांसे चेन कोई दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था और ये सब याद कर शू भी उसे सुना देती है। तो चेन कहता है तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है फिर भी तुम इतना घमंड दिखा रही हो। और तभी वहां शीन आ जाती है और वो वही लड़की थी जो कल चेन के साथ रोमांस कर रही थी और वो आकर चेन की साइड ले रही थी। तो शू उसे भी नहीं छोड़ती और उसे भी झाड़ना चालू कर देती है। तो चेन कहता है उसे अपनी जैसे मत समझो, वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो शू कहती है हाँ ऑफ कोर्स हम लोग बहुत अलग है क्योंकि मैं इसके जैसा बेशरम नहीं हूँ। और ये सब सुन शिन तुरंत बेचारी होने का नौटंकी करने लगती है। तो चेन ये सब देख शू के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। बट वहां उसकी मॉम आ बोलती है तुमने ये सोचा भी कैसे शू के साथ तुम्हारी दादी ने रिश्ता तय किया था? क्या तुम्हें कंपनी में शेयर्स नहीं चाहिए? शेयर्स के लिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम क्या सब कुछ अपने अंकल को देना चाहते हो? और तभी वहां हमारा मेन लीड आ जाता है जो कि वही बंदा था जिसके साथ शू ड्रामा की स्टार्टिंग में इंटीमेट हो रही थी और ये चेन का अंकल था। जो देख शू मन में सोचती है अच्छा तो इस कमीने का अंकल है ये, वाह ये सब तो और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और शू कहती है ये एंगेजमेंट कैंसिल करना ही ठीक है बिकॉज चेन को तो कोई और ही पसंद है। बट इससे उसकी माँ अग्री नहीं कर रही थी और उनके हिसाब से उनके फूल जैसे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जो सुन शू उन सभी को प्रूफ उनके फोन में भेज देती है और उस वीडियो में चेन और शिन किस कर रहे थे। और ये देखते ही मॉम शिन को थप्पड़ मार बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सेड्यूस करने की? और ये सुन शिन चेन का हाथ पकड़ लेती है बट चेन उसे वो हाथ छुड़वा लेती और मॉम सारा इल्जाम शिन में डाल देती है और वो शू को चेन को एक दूसरा मौका देने को बोल रही थी। बट शू ये बोलकर मना कर देती है कि उनके बेटे को भी किसी और से प्यार हो गया है और उसे भी। तो चेन गुस्सा करके बोलने लगता है तब ना मैं सोचू तुम मुझे कभी खुद को टच करने क्यों नहीं देती थी? तुम्हारा अफेयर जो चल रहा है बताओ कौन है वो लड़का? तो श्याओ बोलता है मैं हूं। तो ये सुन सब हैरान हो जाते हैं इवन शू भी और श्याओ एंगेजमेंट पूरी तरीके से कैंसिल कर शू को वहां से लेकर चला जाता है। और शू बाहर आते ही श्याओ को सेड्यूस करने लगती है और वो उसकी शर्ट के बटन खोल देती है और देखती है कि कहीं उसमें कोई टैटू तो नहीं। और हमें दिखाया जाता है 2 बच्चे का फ्लैशबैक जिसमें लड़की पैर में पेन से फ्लावर टैटू बनाती है और उसके साथ वाले लड़के के सीने में फ्लावर टैटू बना देती है। और अब लिन रोड में अकेले चल रही थी जहां उसका दोस्त वहां आता है और बोलता है मैंने सुना तुमने अपना फियांसे चेंज कर लिया है। और इधर श्याओ को उसकी दादी का कॉल आता है जो कि उसे बोलती है तुम्हें शू पसंद थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वैसे भी मैं शू की शादी उस यूजलेस चेन से नहीं करवाना चाहती थी। अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो इस बार तुम सीरियस हो जाओ। और ये सुन श्याओ कुछ बोलने ही वाला था कि दादी कॉल रख देती है क्योंकि उन्हें जो बोलना था उन्होंने तो बोल दिया और उन्हें आगे वाले की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब श्याओ रोड में शू और उसके दोस्त को एक साथ देखता है। तो दोस्त कहती है ये कितना हैंडसम है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो शू कहती है मुझसे इसे छीन नहीं सकते क्योंकि मैं चाहती हूँ वो दोनों कमीने शिन और चेन उनकी आंट कहकर पुकारे। तो दोस्त कहती है मैंने सुना है उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो ये काफी मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। बट शू कहती है मुझे 100% पता है उसे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट भी कर लिया है। और अब नेक्स्ट सीन में शिन अपना सारा सामान लेकर शू के हाउस से जा रही थी और वो शू के घर में इसलिए रहती थी कज शू के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था और शिन अपने साथ बहुत महंगी महंगी चीजें लेकर जा रही थी। तो शू उसे ये सब वापस करने को बोलती है और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे जितना कर्जा है मॉम डैड का उसे चुकता करने में हेल्प करनी पड़ेगी। बट शिन कहती है मैं नहीं करने वाली क्योंकि अडॉप्शन के टाइम ही कह दिया गया था मेरे को फाइनेंशियली किसी की भी हेल्प नहीं करनी है। वैसे भी अब मैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ तो सोचना भी मत मेरे से तुम 1 रुपया भी निकाल पाओ। तो ये सब सुन शू उसे पुलिस की धमकी देती है जो देख उसे इतना गुस्सा कि शिन वास को तोड़ देती है। तो शू से बोलती है इस वास की प्राइस 5 मिलियन है, अब ये तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। तो ये सुन शिन चेन को कॉल लगा बेचारी बनते हुए बोलती है शू मुझे बुली कर रही है। और जैसे चेन के कहने पर शू कॉल लेती है
तो चेन उसे गालियां दे रहा था। तो शू कहती है, अच्छा तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तब इसने ही एक वास तोड़ दिया है, उसकी प्राइस 5 मिलियन है, चलो जल्दी से पे कर दो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम दोनों की वीडियो वायरल कर देती हूँ। तो चेन को ना चाहते हुए भी मना करना पड़ता है। और इधर क्लब में श्याओ को एक लड़का बोल रहा था, मैंने सुना है तुमने कल चेन की फियांसे को चोरी कर लिया है, कितनी अमेजिंग हो तुम। तभी वहां शू आती है और वो बंदा श्याओ को बताता है शू अमेजिंग है, उसे सारे लड़के अपना बनाना चाहते हैं, बट वो किसी को भाव तक नहीं देती है। मगर अभी उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गए हैं, तो देखो सारे लड़के उसे सपोर्ट के नाम पे पर गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, मगर देखो वो किसको भाव देगी। और ये सुन श्याओ मुंह बना रहा था। और जैसे उस बंदे को पता चलता है शू ही श्याओ की फियांसे है, उसकी तो बोली ही बंद हो जाती है। और इधर शू एक अंकल को बोल रही थी, मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, बस कुछ दिन और दे दो। तो अंकल कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब हार्ड है, बट मैं ऐसे ही तुम्हें और दिन नहीं दे सकता, अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी तो मैं तुम्हें 2 दिन और दे सकता हूँ। तो ये सुन शू वहां पड़े सारे ड्रिंक को पी जाती है, जिससे वो ड्रंक हो जाती है। और उसके अंकल जो थे वो पूरी तरह से उसका फायदा उठाने की फिरार में थे। बट श्याओ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है और अंकल को बोलता है, जितना भी कर्ज इसमें है वो सब मैं पे कर दूंगा, लेकिन दोबारा इससे आजू बाजू दिखना मत। तो अंकल कहते हैं, इसके फादर और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो भला मैं इसको क्यों हर्ट करूंगा। तो श्याओ कहता है, तुम्हें भी अच्छे से पता है तुम क्या करने वाले थे, ये सारी नौटंकी ना मेरे सामने नहीं। और इतना बोल वो उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। और अब शू का नशा उतर चुका था, जहां श्याओ उसे डांट रहा था और ऐसे ही लोगों से दूर रहने को भी बोल रहा था। तो शू खुश होकर कहती है, अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए प्रिंस। और ये सुन वो शर्मा जाता है और शू उसे बताती है वो उसके घर जाना चाहती है, बिकॉज उसने कल भूल से अपनी मॉम का नेकलेस उसके कोट में रख दिया था, और वो नेकलेस ही है जिसे उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था। तो ये सुन श्याओ उसे अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ शू एक पेंटिंग देखती है जिसमें 52 लिखा हुआ था, और उसे याद आ जाता है बचपन में जो लड़का उसके साथ था उसके ड्रेस का नंबर भी 52 था। तो वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है और सोचती है क्या ये पॉसिबल है कि ये वही हो, बट श्याओ आकर उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरी पेंटिंग को छूने की। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और शू तो उसे पूछ भी लेती है 52 नंबर का मतलब, बट वो उसे बोलता है वैसी चीजों के बारे में मत पूछो जो तुम्हें पूछने की इजाजत नहीं है। और अब शू उसे सेड्यूस करने लगती है। तो श्याओ कहता है, अच्छा तो मुझे सेड्यूस करने के लिए तुमने जानबूझ नेकलेस कल मेरे कोट में डाला था। बट वो इसे साफ मना कर देती है, लेकिन मन में सोचती है, ऑफ कोर्स अगर ऐसा नहीं करूंगी तो तुम्हारे क्लोज कैसे आऊंगी। और तभी वहां मेड आकर शू की तारीफें करने लगती है और उसे बताती है कि श्याओ के लिए उसकी दादी ने बहुत ब्लाइंड डेट रखी थी, बट उसे कोई भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन फाइनली अब कोई पसंद आई है। और अब शू श्याओ के क्लोज जा बोलती है, तुम्हें क्या बोलूं लिटिल ब्रदर। तो ये सुन श्याओ को वो बचपन की छोटी सी लड़की याद आ जाती है और वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, अगर तुम मुझे चेन के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए यूज करना चाहती हो तो मैं बता दूं इतना फालतू टाइम मेरे पास है नहीं। तो शू कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें चेन से रिवेंज लेने के लिए यूज नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो मेरी शू फैमिली को वापस ट्रैक में लाने के लिए। मुझे पता है ये मेरी किस्मत है, बट मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगी, मुझे एक चांस तो देकर देखो। आपका कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, अगर मेरी आइडिया लोगे तो 3 महीने में प्रोडक्ट की प्राइस आसमान छुएगी और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आराम से लॉन्च हो पाएगी। वो भी ये सब बस 3 महीने में कर दूंगी। लेकिन वो साफ मना कर देता है। तो शू सोचती है, इस जैसे हार्टलेस को कौन पसंद कर सकता है, नहीं पता इस पर लड़कियां क्यों मरती हैं। और अब शू अपने दोस्त लू को बताती है, वो अपने बचपन के दोस्त से एक नर्सिंग होम में मिली थी और हमारा कोई नाम नहीं था, इसलिए हमें नंबर दे दिया गया था। मैं 48 थी और वो 52, और हम दोनों मिलकर 100 बनते थे। और लू अब उसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से वो पूरी शू फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो शू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, जब शू फैमिली बैंकरप्ट हुई तब सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, बट तुम मेरे साथ रहे, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए तुम्हारी लॉयल्टी के लिए। तो लू खुश हो जाता है और वो बोलता है, तो क्या सोचा है, तुम अपने उस छोटे से दोस्त को ढूंढते रहने वाली हो, उसे बहुत वक्त से ढूंढ रही हो, बट अभी तक तुम्हें नहीं मिला, क्या पता तुम्हें भूल गया हो। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम और तुम्हारा वो दोस्त जब भी मिलोगे
तब शादी कर लो। मैं दुआ देता हूँ, मगर तब श्याओ का क्या होगा? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो क्या मैं उसे ले सकता हूँ? तो शू कहती है सोचना भी मत, वो ही बस मेरी आखिरी होप है, मैं गिव अप नहीं करने वाली। जब मैं अमीर बन जाऊंगी तब तुम्हारे लिए 108 हैंडसम लड़के लेकर आऊंगी, तब तुम बहुत एंजॉय करना। और ये सुन लू बड़ा खुश हो जाता है। और अब नेक्स्ट डे शू श्याओ की दादी के साथ थी, जहाँ श्याओ जैसे उसे देखता है वो बोलता है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो नहीं, अपनी मर्जी से आ गई। तो ये सुन दादी उसे मारती है और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू से ऐसे बात करने की? तुमने चेन की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी थी शू को अपना बनाने के लिए, और अब उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तब तुम में और चेन में क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर जाओ, पर तुम मानते ही नहीं थे। मगर अब सब सॉल्व हो गया है जब से तुम दोनों खुद से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। बट एक बात समझ लो, शू को अच्छे से ट्रीट करना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तो ये सब देख शू सोचती है देखती हूँ अब कैसे मेरे क्लोज नहीं आओगे। और अब श्याओ उसे अकेले में लेकर चला जाता है, जहाँ शू उसे अपना प्रपोजल दिखाते हुए बोलती है मेरा प्रपोजल सिंपल है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी कंपनी को उठाने में और तुम मेरी मदद करोगे मेरी शू फैमिली को वापस पहले जैसा ट्रैक में लाने में। और अब श्याओ कॉन्ट्रैक्ट देखता है जिसमें लिखा हुआ था नो किसेस, नो हग्स, नो इंटीमेसी, बट जब चाहोगे जिस वक्त चाहोगे उस वक्त अवेलेबल रहूंगी। लेकिन श्याओ को शू पर भरोसा नहीं था, तो शू उसके क्लोज जा बोलती है अगर मैंने वादा नहीं निभाया तो तब तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो ये देख श्याओ भी उसके क्लोज आ जाता है और शू से फाइनली अपनी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा ही लेती है। और वो बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरा सेटिस्फाई कर दूंगी। बट श्याओ कहता है जो तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है वो दिखाओ, अगर यही सब करती रही तो दोबारा मेरे सामने तो मत ही आना। और अब नेक्स्ट सीन में श्याओ अपने असिस्टेंट से शू के प्लान के बारे में पूछता है, तो वो बस उसके प्लान की तारीफें करता है और उसके हिसाब से उसका प्लान उनकी मार्केटिंग में काफी हेल्प करने वाली थी। और जब वो शू की प्लानिंग देखता है वो सोचता है लगा ही नहीं था ये छोटी लड़की के दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज हैं। मगर वो असिस्टेंट को बोलता है उसे बोलना और मेहनत करे, इतने डाटा से कुछ नहीं होने वाला। तो ये सुन असिस्टेंट भी हैरान थी इन्हें और क्या चाहिए। और इधर लू शू को कॉल कर बताता है शिन और चेन डेट कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ निकले। बट शू उसे बताती है उसे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और वो अपनी फैमिली को वापस सही कर लेगी। और वैसे भी उसे चेन के अंकल में ज्यादा इंटरेस्ट है। बट तभी वो देखती है उसकी सारी बकवास श्याओ ने सुन ली थी और अब वो उसे अपने प्लान के बारे में पूछती है। तो श्याओ से बोलता है तुम्हें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, तुम्हारे प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सुन शू बौखला सी जाती है और उसे कहने लगती है ये तुमने जानबूझकर किया है ना। और अब श्याओ शू को लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे उनकी मेड इन दोनों को देखती है वो तुरंत दादी को कॉल कर उन्हें सारी खबर दे देती है। और इधर श्याओ अपने कपड़े उतार रहा था, जो देख शू को लग रहा था आज कुछ होने वाला है। बट वो उसे कंप्यूटर ऑन करके बोलता है क्योंकि वो उसकी डिजाइन में जो गलतियां हैं वो दिखाएगा। और अब शू उसके क्लोज उसकी गलतियां उसे दिखाता है। बट ये काम से ज्यादा लग रहा था रोमांटिक सीन चल रहा है। और अब श्याओ मन में शू की तारीफ कर रहा था और तभी वो देख लेता है उसकी मेड बाहर इन्हें चिपके देख रही है। तो वो शू को इसके बारे में बताता है और उसे उसके साथ कोजी होने का एक्ट करने को बोलता है। तो ये सुन शू उसे फट से बेड में फेंक देती है और वो सबसे पहले उसके शर्ट के बटन को खोलकर उसका सीना देखना चाहती थी। बट श्याओ वो होने नहीं देता। तो शू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है बट वो ये भी नहीं होने देता। और अब शू जा रही थी जहां वो मेड को देखकर श्याओ के गाल में किस कर देती है, जो देख मेड तुरंत दादी को कॉल कर बताती है शू और श्याओ दोनों 2 घंटे से बेडरूम में थे। तभी श्याओ वहां बोलता है मेरे बारे में अच्छी चीजें ही बताना दादी को। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ को सपना कि वो छोटी सी बच्ची बोल रही थी मैं तुमसे बड़े होकर शादी करूंगी और वो लड़की अचानक से शू बन जाती है। और ये सपना देखकर श्याओ की डर से आंखें खुल जाती है और अब उसे उस दिन का याद आ रहा था जब शू और वो कार में होकअप कर रहे थे और जितने बार भी वो लोग एक दूसरे के क्लोज हुए थे वो उसे सब याद आ रहा था। और ये याद कर वो सोचता है 48 नहीं हो सकती। और इधर शू और लू एक दूसरे के साथ घूम रहे थे जहां श्याओ वहां पहुंच जाता है और वो तुरंत उसे कार में बैठने को बोलता है। बट शू कह रही थी वो अपने दोस्त के साथ है, वो कैसे आए। बट वो नहीं मानता। लेकिन लू भी अच्छा था,
वो उसे कार में बैठा वहां से चला जाता है और श्याओ के पूछने पर वो बताती है वो अपने दोस्त के घर पर उसके साथ रहती है। तो श्याओ कहता है लगता है तुम्हारे बहुत से बॉयफ्रेंड्स हैं, और वो उसे उसके घर में आकर रहने को बोलता है। जो सुन वो हैरान हो गई थी, बट वो तुरंत मान भी जाती है और बोलती है मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा घर पे, उसे भी तो बताना है। और अब शू कंपनी आती है जहाँ चेन और शिन एक साथ थे और शिन उसे बेइज्जत करने के काम में लग जाती है। तो शू कहता है अपने काम से काम रखो, वैसे भी अगला नंबर तुम लोग का ही लगने वाला है। तो चेन कहता है शिन को तो मैं जिंदगी भर बैठा के खिला सकता हूँ, पर तुम्हारा क्या, तुम्हें तो मेरे अंकल ने धक्का मार के निकाल दिया है, मुझे खबर आई थी इसके बारे में। और शिन कहती है वैसे भी श्याओ तुम जैसी लड़कियों को भाव थोड़ी देगा, और तभी श्याओ ऐसा एक्ट करता है मानो वो शू से कितना ज्यादा प्यार करता हो। और ये देखिए दोनों हैरान रह जाते हैं और शू इन दोनों को अपने नेफ्यू बोलने लगती है। जो सुन दोनों चिढ़ गए थे और शू श्याओ को बोल रही थी मेरा बॉयफ्रेंड तो अच्छा एक्टर पर मेरे से खराब, मैं सबसे बेस्ट हूँ। और अब वो उसके साथ रोमांस करना चालू कर रही थी, बट श्याओ से दूर हटा बोलता है मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये सुन शू इतना खुश हो जाती है कि वो उसे गाल पे पप्पी दे देती है और वो बेचारा तो शर्मा जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में शू अपने डैड से मिलने के लिए जेल आती है, जहाँ उसके डैड उसे पूछते हैं तुम्हारी मॉम कहाँ है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। और ये सुन हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ शू की मॉम को कुछ गुंडे धमकाने आए थे कर्जे चुकाने के लिए, बट उसी वक्त मॉम के मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी और फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। बट ये बात डैड को पता नहीं था और प्रेजेंट में शू उन्हें बताती भी नहीं है और बोलती है अगली बार उन्हें लेते आएगी जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसके डैड उसे बताते हैं उनका सारा प्रोडक्ट अच्छा जाता था, बट उनकी कंपनी के सीक्रेट आइडिया को किसी ने लीक कर दिया था, बट उन्हें भी अभी तक नहीं पता वो किसने लीक किया। तो सू उन्हें दिलासा देती वो सारा कर्जा जल्दी ही चुका देगी, जब वो बाहर निकलेंगे तो सब ठीक हो चुका होगा, फिर वो लोग हैप्पीली रहेंगे। और अब शू घर आ गई थी जहाँ वो इतनी अपसेट थी कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और श्याओ उसे हक करके काम करने की कोशिश कर रहा था, बट वो उसे दूर कर बोलती है तुम्हें पता भी है मैं कितनी दुखी हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे 1 बिलियन कर्जा चुकाना है, मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई है, मेरे डैड जेल में है, मॉम की डेथ हो गई है, मेरी प्यारी मॉम अब कभी वापस नहीं आ सकती मेरे पास। और ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। तो श्याओ उसे गोद में उठा लेता है और लाकर बेड में सुला देता है। तो सू से बोलती है तुम मेरे उस बचपन के दोस्त जैसे लगते हो। और अब श्याओ उसका नशा उतारने के लिए उसे पानी के टब में लाकर रख देता है और उसका नशा उतरते ही वो टब में मन में सोच रही थी ये तो आगे से सच में 52 के जैसा लगता है, इसकी आंखें सेम उसी की तरह है। और अब वो अगेन उसके शर्ट की बटन खोलने के लिए आगे बढ़ती है और वो हमेशा की तरह उसे रोक देता है और श्याओ उसे अगली बार से बाहर अकेले ड्रिंक करने को मना करती है, क्योंकि वो इस बार तो लकी थी कि श्याओ वहां आ गया था, हर बार वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और अब शू नहा कर आती है जहाँ उसके लिए श्याओ ने ऑलरेडी न्यू कपड़े का इंतजाम कर दिया था और शू उसे बाहर जाने को बोलती है क्योंकि उसे कपड़े चेंज करने थे। तो श्याओ कहता है मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है जो देखने का था, तो अब शर्माना किस बात का। तो श्याओ आज से ही उसे यहाँ पे रहने को बोलता है और वो ये बात आकर मेड को भी बता देता है कि शू अब से उसके ही घर पे रहेगी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग शू जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर रही थी, जो देख श्याओ अपनी मेड को 3rd रूम क्लीन करने को बोलता है शू के एक्सरसाइज करने के लिए, बट शू मना कर रही थी बिकॉज उसे बाहर ही एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानने वाला था। और इधर शिन देखती है चेन ने उसके ऊपर भी चीट कर दिया था, वो दूसरी लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। तो शिन उस लड़की को थप्पड़ मार चेन से पूछती है ये कौन है। तो चेन कहता है तुम मेरी लगती कौन हो जो मुझे ऑर्डर दोगी, तुम मेरी कमाई खाती, मैं तुम्हें उस बदले यूज करता हूँ, बस यही तो रिश्ता है हमारा। बट शिन उसे बताती है वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो लड़की बोलती है जो भी हो तुम लोग अपना मसला सुलझाते रहना, अभी मेरा इंटरेस्ट खत्म मत करो। और चेन को भी शिन की प्रेग्नेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अब शिन शू के पास आकर उसे पैसों की भीख मांगने लगती है। तो शू कहती है मैं तुम्हारी पेरेंट नहीं हूँ जो तुम्हें पैसे दूंगी, वैसे तुम तो चेन के साथ हॉकअप कर रही थी ना, तो क्या हुआ, अब वो तुम पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता है क्या। तो शिन कह उसने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास 1 रुपए तक नहीं है, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, क्या तुम भूल।
हम दोनों बहनें थे 10 साल से ज्यादा, हम दोनों एक साथ रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। तो शू कहती है, मैं कोई महान इंसान तो नहीं, मैं मदद करने वाली नहीं। और हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब बैंकरप्ट होने के बाद तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अगर तुम मेरे पैरों में भी गिर जाओगी भी तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो शिन कहती है, मैं उसके साथ सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए रह रही थी, क्योंकि तुम मुझे अपना नौकर समझती थी। तुम मेरी मदद कर रही हो या नहीं? तो शू कहती है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बोला था चेन अच्छा इंसान नहीं है, पर तुमने भरोसा किया ही नहीं मेरे बातों पर। अब जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारी किस्मत है, मैं हेल्प नहीं करने वाली। और तभी वहां शियाओ आकर शू को वहां से लेकर चला जाता है। और शिन मन में सोच रही थी, बैंकरप्ट होने के बाद भी शू इतनी अच्छी लाइफ जी रही है और मुझे सफर करना पड़ रहा है। शू, मैं तुम्हें ये अच्छी जिंदगी ऐसे जीने तो नहीं दूंगी। और इधर शियाओ शू को अपना ATM कार्ड दे बोलता है, जो चाहिए वो खरीद लेना। तो शू कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दूंगी और वो सभी लेकर भाग जाऊंगी? तो शियाओ कहता है, वही मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसकी इतना दिल दरिया साइड देखकर शू से बोलती है, मैं सब कुछ अपने बलबूते में ही करना चाहती हूँ, मर्द पर डिपेंड नहीं होना चाहती। तो शियाओ सोचता है, काफी गट्स है इसके अंदर, मगर देखता हूँ कब तक खुद को रखेगी। और अब शू ऑफिस में देखती है कुछ लड़कियां बोल रही थी शू की मॉम के मरने के बाद भी उनकी मजाक बनाई जा रही है सोशल मीडिया में। और जब ये चीजें शू देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शिन को कॉल कर बोलती है, जहाँ मेरी मॉम जिंदा थी तब तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी के जैसा उन्होंने ट्रीट किया, और तुमने क्या किया रिटर्न में? उनके डेथ के बाद भी ये सब कर रही हो, और मुझे पता है ये तुमने ही किया है क्योंकि तुम्हारे पास ही मॉम की डेथ की फोटोज है। और अब शिन शू को ब्लैकमेल करती है ये बोलकर कि तुम्हारी मॉम के पास बहुत फोटोज है, इसलिए मेरे से मैसअप मत करना। लेकिन शू अब डायरेक्ट शिन के पास ही पहुंच जाती है, जहां शिन उसे फोटोज के बदले 50 मिलियन मांगती है। तो शू कहती है, तुम जानती हो मैं कैसे हालात में हूँ, फिर भी इतने पैसे मांग रही हो, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? तो शिन कहती है, तुम्हारे पास नहीं है लेकिन शियाओ के पास तो है ना, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा छोटी रकम है, इसलिए उससे मांगो और मुझे ला कर दो, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारी माँ सच में बहुत अच्छी थी, देखो मरकर गई तो भी मेरी हेल्प ही करा उन्होंने। और मॉम के बारे में ये सुनकर शू शिन को 2 जोर का थप्पड़ लगा देती है और उसे साफ बोल देती है वो उसे कोई पैसा वैसा नहीं देगी, और जितनी जल्दी हो सके वो उसकी मॉम की फोटोज डिलीट कर दे, वरना वो उसे जान से भी मारने का दम रखती है। लेकिन तभी वहां 2 गुंडे आ जाते हैं और शिन कहती है, अगर तुमने मुझे आज पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हें जाने नहीं देंगे। और अब ये दोनों गुंडे शू को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन शू आराम से इन दोनों को ही मार के इनका हजामत कर देती है। और तभी वहां शियाओ भी पहुंच जाता है जो कि उसकी केयर करने की नौटंकी कर रहा था, और वो शिन को बोलता है, ये मत सोचना औरत हो तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम बचने वाली नहीं हो, पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। और शिन को वहां से जाने के बाद शियाओ बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था ब्लैकमेलिंग के बारे में, मैं पैसे देकर सब कुछ सेटल कर देता। तो शू कहती है, नहीं इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या ही बोलना, इसे तो मैंने आराम से हैंडल कर लिया। और अब ये लोग बाहर जा रहे थे जहाँ एक शी नाम की लड़की शियाओ को सुनाने लगती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मुझे बार बार इस लड़की के लिए रिजेक्ट कर रहे थे, इस लड़की को तो मैं सीरियस भी नहीं ले सकती, ये तो मेरे लेवल की भी नहीं है। तो शू कहती है, तुम्हें मुझे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी को सीरियस लेना है तो वो शियाओ लेंगे। और शी कहती है, अगर तुम इसके साथ आज चले गए तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। बट वो उसे इग्नोर करके चला जाता है, और ये सब शिन ने पीछे से देख लिया था। और अब कार में शू शियाओ के कंधे में सो गई थी, जहाँ शियाओ पहले सोचता है उसे उठा दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और अब ये लोग घर आ गए थे, बट तभी शियाओ उसे नहीं उठाता और फिर उसकी नींद खुली जाती है। तो वो बोलती है, जब हम घर पहुंच गए थे तब तुमने क्यों नहीं उठाया मेरे को? तो शियाओ कहता है, क्योंकि तुम पिग जैसे सो रही थी और खर्राटे भी मार रही थी। बट शू चिढ़कर बोलती है, मैं कभी खर्राटे नहीं मारती। और अब दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ दादी ऑलरेडी थी। तो उन्हें देख शियाओ फट से शू की कमर पकड़ लेता है और दादी कहती है, शू अगर ये तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करेगा तो मुझे प्लीज बताना। तो शू कहती है, जब आप मेरे साथ हो तो ये कैसे मुझे गलत ट्रीट कर सकता है? और अब दादी इन्हें बताती है वो काफी अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो 1 हफ्ते तक यहीं रहेगी। जो सुन ये दोनों फुस फुस करने लगते हैं कि दादी अगर यहाँ रही
तो हम लोग सोएंगे कैसे, एक साथ तो नहीं सो सकते। और अब इन्हें ना चाहते हुए भी एक साथ सोने के लिए रूम आना पड़ता है। बट अचानक से शू बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील करने लगी थी और वो उसके साथ कोजी होने लगती है। और इस बार श्याओ भी अपने आप को नहीं रोकता और इधर दादी मेड को बता रही थी जो दवा उसने शू और श्याओ को पिलाया है वो उन्होंने स्पेशली थाईलैंड से मंगवाई थी। अब देखो कैसे सब कुछ स्पीडली होता है। तो मेड कहती है मैं तो विश करती हूँ इसी साल आपको पर पोता मिल जाए। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग शू श्याओ से पूछ रही थी आखिर तुमने मेरे साथ क्या, बिकॉज उसके तो हाथ बंधे हुए थे, कैसे वो कल कितनी ज़्यादा हॉर्नी हो गई थी। बट फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दादी ने हमें एक दवाई पिला दी थी, ये सब उसकी वजह से हो रहा था। और अब दादी अगेन इन दोनों को कुछ पीने को देती है, लेकिन श्याओ वो सब शू को पीने को दे देता है। और अब शू को पता चलता है शिन डैड से जेल में मिलने गई थी, तो वो भागते हुए शिन के पास पहुंचती है और उसे पूछती है क्यों आई हो तुम यहाँ। शिन कहती है क्यों नहीं आती, आफ्टर ऑल उन्होंने मुझे भी इतने सालों तक पाला है, उनके लिए कितना बोरिंग होता होगा यहाँ अकेले रहना, इसलिए मैं उन्हें कुछ मज़ेदार चीज़ें बताने आई हूँ। तो शू कहती है तुमने डैड को क्या बताया। तो शिन कहती है एक बात जान लो, अगर तुम मुझे अच्छे से जीने नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें अच्छे से जीने नहीं दूंगी। और अब शू डैड के पास आती है जहाँ डैड उसे सुना रहे थे कैसे तुम हमारी फैमिली की इज्जत को नीचे गिरा सकती हो। तुम अपनी ही शादी में चेन के अंकल को सेड्यूस कर रही थी, मैंने अपनी पूरी लाइफ कोई गलत काम नहीं किया। अगर शिन मुझे ये सब नहीं बताती तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता, मैं गरीबी से मर जाऊंगा, मगर अपने घर की बेटियों को उसकी बॉडी बेचने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। और तभी डैड के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और शू उन्हें समझाने की कोशिश में लग जाती है जैसा वो सब कुछ सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। शिन बस उन दोनों को दूर करना चाहती है, इसलिए उसने आकर चुगली लगा दी है। डैड उसे ये जगह चेन सब कुछ छोड़कर जाने को बोलते हैं, मगर शू मन में सोचती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, 1 बिलियन कर्ज बाकी ही है। और अब शू बाहर आ जाती है जहाँ वो श्याओ को देखती है क्योंकि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। और श्याओ के पूछने पर वो बताती है उसके डैड ने गलत समझ लिया है, शिन ने चुगली लगा दी है उन दोनों के रिश्ते को लेकर। तो श्याओ कहता है इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हें अच्छे से नहीं जानते हैं। तो शू कहती है इसका मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अच्छे से नहीं जानता। और अब नेक्स्ट सीन में शू तैयार होकर आती है क्योंकि उसे और श्याओ को पार्टी में जाना था। तो श्याओ बस उसे देखता ही रह जाता है और दादी शू को अपनी दादी की पुश्तैनी नेकलेस देती है, लेकिन शू लेने से मना कर देती है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो दादी कहती है तुम मेरे घर की बहू हो, मेरी हर एक चीज़ तुम्हारी ही हुई ना। तो श्याओ कहता है मुझे तो आज तक इतना प्यार नहीं मिला। और अब श्याओ शू को नेकलेस पहना देता है और दादी शू से पूछती है तुम्हारा लकी नंबर क्या है, उससे मैं स्टॉक्स में खरीदूंगी। तो वो 52 बोलती है जिससे श्याओ हैरान रह गया था। और अब पार्टी में श्याओ के साथ खड़ा लड़का जैसे शू को देखता है वो उस पर फिदा हो जाता है और बोलता है क्या फिगर है, ये लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बनी हुई है। और दूसरा लड़का उसे खासकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो श्याओ की फियांसे है, बट उस बंदे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट जैसे उस बंदे को श्याओ के मुंह से ये बात पता लगती है वो तुरंत अपने पैरों में गिर माफी मांगने लगता है। और इधर शी के दोस्त लोग बोल रही थी आज तो श्याओ तुम्हें देखकर पागल हो जाएगा, क्या लग ही रही हो तुम इतना हॉट। बट वहाँ शिन बोलती है शू श्याओ के साथ होकअप कर रही है तो क्या तुम उसे रोकोगी नहीं। तो शी पूछती है तुम हो कौन। तो वो बताती है वो शू की बहन है। तो एक लड़की बोलती है तुम दोनों गरीब से हो, क्या कभी श्याओ से भाव भी देगा। पहले वो उसकी नेफ्यू के साथ सोई, अब उसके साथ वो सो रही है। मुझे लगता है श्याओ उसे बस एक खिलौने की तरह यूज कर रहा है। तो शी कहती है अगर मेरे सामने वो आ गई ना तो मैं उसे दिखाऊंगी इस सोसाइटी का इविल साइड। और ये सारी बातें सू ने भी सुन ली थी, वो उन्हीं लोग के पास आ जाती है। तो शी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याओ को मुझसे छीनेगी। शू कहती अगर वो तुम्हें पसंद करता तो मैं उसकी जिंदगी में कभी नहीं आती, अगर उसने तुम्हें इतने सालों में भाव नहीं दिया तो इसका मतलब तुम समझ ही गई होगी। और अब ये सब सुन शू की औकात दिखाने के लिए उसे पूल में धक्का दे देती है, बट शू अपने साथ उसे भी पकड़ के पूल में गिरा देती है। जैसे ये श्याओ देखता है वो फट से पूल में जंप मारता है और वो शी के साइड था। वो शी को बोलने लगता है देखा शू तुम हार गई, श्याओ मुझसे प्यार करता है। बट श्याओ उसे धक्का मार शू के पास चला जाता है और उसे टॉवल से ढक देता है और अपने गोद में उठा वहां से लेकर चला जाता है। और ये सब देख शी और शिन बस जल ही रहे। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आप लोगों से अब मिलती हूँ सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।